जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका सेशन रहने वाला है, जो कि बहुत सारे लर्नर्स जो है मुझे मैसेजेस करके और आपने यूट्यूब पे भी कमेंट किया कि मैम एमिड का पेपर आ रहा है तो उसके लिए एक मैराथन क्लास ले लीजिए। सो हियर इज़ इट। आज हम लोग मिनिमम जो है 100 क्वेश्चन, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पूरे 150 क्वेश्चंस तक आपको कराऊँ ताकि आपके क्वेश्चन की एक अच्छी प्रैक्टिस सेट हो जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं मैंने उनको ही लिया है, बिकॉज दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक, एज वेल एज वो क्वेश्चन सेट आपको एक स्टैंडर्ड भी देता है उससे, जो कि आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन और मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी। जिस आंसर में मुझे लगेगा कि उसको एक्सप्लेन करने लायक है तो वो मैं आपको कर दूंगी। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, विज़िट करते हैं, या पहली बार देख रहे हैं और आपको ये सेशन पसंद आया तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who established a school named Analytical Psychology? तो एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है ये कार्ल जंग द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। Who gave the following definition of learning? ये एक डेफिनेशन दी है और इसको किसने दिया है ये पूछा गया है। Learning is the acquisition of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as a result of experience। तो इसको देने वाले कौन हैं? तो ये जो डेफिनेशन है आपकी लर्निंग की, कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, रिसेंट के साथ जो है मिलते हैं तो लर्निंग होती है। ये डेफिनेशन आपकी स्मिथ की है। अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्रेसिव स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेजेस दी हुई हैं, और ये जो 4 स्टेजेस हैं ये आपकी अकॉर्डिंग टू प्याजे दी गई हैं, और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो जो है क्या करना है, लगाना है प्रोग्रेसिव स्टेजेस। प्रोग्रेसिव का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो आपको पता है, अगर आपको नहीं याद है प्याजे का स्टेज तो आप एक शॉर्ट याद कर लीजिए, SPCF। SPCF दैट मीन्स सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बस अपने ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है, यू कैन गेट। पहले डी हो जाएगा, DBCA करेक्ट ऑप्शन है। पंचकोश, पंचकोश जो है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किससे इंस्पायर्ड है? जो 5 कोश आप पढ़ते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये जो कोश की बात की गई है NEP 2020 में भी इस कोश के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये लिया गया है श्री अरबिंदो से, उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उससे जो है इंस्पायर होकर के ये टर्म यहाँ पर लिया गया है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय जॉन डीवी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस की बात करें या चाइल्डहुड की बात करें तो वहाँ पर भी डीवी का था। अभी हमने कल एक MA एजुकेशन का जो पेपर था वो भी कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ आए थे। तो लर्नर्स इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो MA एजुकेशन वाला भी क्वेश्चन है उसमें हमने तकरीबन 75 क्वेश्चंस को कवर किया है, और क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं है। तो चाहे आप एमिड का ही पेपर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप एक बार MA एजुकेशन का पेपर भी ज़रूर विजिट करें। Which aspect of philosophy discusses about aim of education? शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, क्या नहीं, ये आपको मेटाफिजिक्स में ही पता लगेगा। ज्ञान की बात होगी तो एपिस्टेमोलॉजी, मूल्य की बात होगी तो एक्सियोलॉजी। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना एज इट्स नेचर इज़ साइंटिफिक एज वेल एज आर्टिस्टिक। तो टीचिंग एक आपका, ये तो आप इससे ही समझ पा रहे हैं कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, उसका नेचर साइंटिफिक भी है और आर्टिस्टिक भी है। ठीक बात है। नेक्स्ट आपका दे रहा है एवरी वैलिड कॉन्सेप्शन ऑफ टीचिंग मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू अ कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग। तो ये ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ये मस्ट ओनली जब कहीं भी लिखा हो ऑप्शन में तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। तो सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। ओके, फिर एजर्शन है काउंसलिंग इज़ डेडिकेटेड टू अ क्लाइंट सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन। तो ये जो कहा गया है तो ये सही कहा गया है कि जो काउंसलिंग है उसमें कहीं ना कहीं हम सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है उसको हम सेल्फ रियलाइज़ करवाते हैं और उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रेदर देन उसको क्या करने को, इंस्ट्रक्शन देने को कि आप ये करो। नहीं, वो अपने से ही फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। ठीक बात है ये पहला स्टेटमेंट। द काउंसलर नाइदर मेक
plans and decision for the counseling nor does he solve his problem। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में ही आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो काउंसलर का काम होता है वो उसके रास्ते पर चलकर उसको इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है, उसके प्रॉब्लम को समझना, उसके अंदर जितनी भी ट्रॉमा है, जो एंग्जाइटी, जिस भी चीज़ को लेकर उसको प्रॉब्लम है, उसको बाहर निकाल कर उसकी फीलिंग्स को खुद सामने वाला उसको रियलाइज़ करे। तो वो चाहे आपका जो काउंसलर है वो खुद सॉल्व नहीं करेगा, वो उसको रास्ता दिखाने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बट अगर आप देखो तो पहले वाले पोर्शन में आपको काउंसलिंग के बारे में बताया गया है और सेकंड वाले में आपको काउंसलर के बारे में बताया गया है। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि काउंसलिंग सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस करती है, इसलिए क्योंकि काउंसलर प्लान और डिसीजन नहीं बनाता है। तो ये इसका रीज़न नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि काउंसलिंग जो है वो हमेशा जो पर्सन है जब उसके अनकॉन्शियस लेवल पे वो जाएगा उसके बाद ही वो चीज़ों को समझ पाएगा, क्योंकि आप उसको बोल देंगे कि आप ऐसा ऐसा करो बट वो नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको करना होता तो वो पहले ही उस चीज़ को सॉल्व कर रहा होता। तो दोनों करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन जो है ये इसकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो यही तो पढ़ते हैं कि अगर आपका हेरिडिटी है तो जो इन्वायरमेंट नहीं है वो हेरिडिटी है, मतलब तो आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो हर वो चीज़ जो आपके चारों तरफ है सिर्फ आपके जीन्स को छोड़ करके। बिल्कुल सही बात है। हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट अगेन जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो दोनों सही है, लेकिन एजर्शन और रीज़न में होता यही केस है कि आपको एक सवाल दिया गया है और उसका रीज़न दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेरिडिटी, तो दोनों में सही तो है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में और डिटेल में बताया गया होता तो वो आपका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा पेपर करते समय भी। गांधी जी ऑलवेज एम्फेसिस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कंपल्सरी एंड फ्री जनरल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू सर्टेन एज। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का वर्धा शिक्षा योजना भी हम सब ने पढ़ा है। नई तालीम में भी वो बात करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, आपका 7 से 14 वर्ष तक की उसको जो शिक्षा है उसको मुफ्त कर देनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन is the birth right of man and considered it as which much necessary for any type of development of man whether physical or spiritual। तो ये चीज़ भी सही कही जा रही है कि एजुकेशन जो है एक व्यक्ति का जो है क्या है, जन्म सिद्ध एक अधिकार की तरह है जिसको कि हमें एक व्यक्ति के पूर्णतः विकास के लिए नेसेसरी मानना है, चाहे वो फिजिकल विकास हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। तो अब आप यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट एजर्शन में गांधी जी को कोट करके एजुकेशन के बारे में बताया गया कि क्यों ज़रूरी है, और सेकंड में भी एजुकेशन के ही बारे में बताया गया है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, फॉर योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो बोथ स्टेटमेंट एंड करेक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, इसको आपको हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ईयर आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। मुदालियर कमीशन है तो ये आपका 1952 में हो जाएगा। कोठारी उसके बाद आया है तो ए तो पहले ही होगा, बी उसके बाद होगा आपका 1964 टू 66 है तो 64 ही हम लिख देते हैं। NEP 2020 दे ही दिया। आचार्य राममूर्ति कमेटी कब आई थी? 1992 में आई थी ये, और कलकत्ता जो है आपका ये पहले आई थी। ठीक है, तो आपको अगर आप ऑप्शन के साथ देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ए है, फिर बी है, और ए बी डी सी और ई को देखिए, ई आपका सबसे लास्ट में जाएगा। तो ई सबसे पहले है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, आई थिंक ये 1904 में आया था। ठीक है, इसको एक बार चेक करिएगा। बाकी ए बी डी सी ये आपका करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको 4 का पता है, एक नहीं भी पता है, तो आप ऑप्शन के साथ जा करके उसको सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टोल्ड अबाउट द 3 डिस्पोजिशन ऑफ पर्सनल ट्रेट, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन। तो नन अदर देन आलपोर्ट। आलपोर्ट ने ही बोला है क्या ये 3 ट्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो जो आपके हैं, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि व्हाट आर द 3 मेजर ट्रेट्स ऑफ मेजर ट्रेट्स ऑफ गिवन बाय आलपोर्ट, या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेट्स नॉट गिवन बाय आलपोर्ट। तो ये 3 दे देगा, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी दे देगा, उसके अलावा एक और कुछ नया जोड़ देगा, सरफेस जोड़ देगा। तो यू शुड नो कि ये 3 आलपोर्ट के द्वारा दिए गए। कैटल का भी है सरफेस और सोर्स, तो वो भी आपको याद रखना है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस कैन बी स्टडी बाय इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा पढ़ सकते हैं, मतलब स्टडी कर सकते हैं। चेतन अनुभव का अध्ययन। चेतन अनुभव क्या होते हैं? पहले तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब जो आप अपने होशो हवास में किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, दैट इज़, तो आप उसको अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा क्या महसूस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने हैप्पीनेस फील किया किसी सिचुएशन में, कॉन्शियस हो, आप पूरी तरीके से जाग रहे हो, माइंड आपका एक्टिव है, और फिर आप क्या करते हो? अंतर्निरीक्षण करते हो, स्वयं के अंदर देखने की कोशिश करते हो कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में तो बहुत खुश था, तो आप कर पा रहे हो, दैट मीन्स ठीक है, बात सही कही गई है। The propounder of introspection method was Wilhelm Wundt and his pupil Titchener। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है विल्हेल्म वुंड की, और आई थिंक टिचनर की स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखी है, और इसकी भी स्पेलिंग यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा। तो विल्हेल्म वुंड है और इनके जो शिष्य थे वो टिचनर, ये दोनों लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे काफ़ी वर्क किया था। ये भी स्टेटमेंट सही है। सो बोथ स्टेटमेंट सही दिए गए हैं आपके यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको ऑथर दिया गया है और लिस्ट 2 में आपको साल दिया गया है। एक ड्रकर का है, एक बीएस ब्लूम है, एक मेगर का है, एक एनसीईआरटी के कब ऑब्जेक्टिव्स को लिखे गए थे। तो देखिए, अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए आप, मैं आपको बता देती हूँ। जो डकर हैं इनका जो आया है वो आपका आया है 1954 में। बीएस ब्लूम, आपने टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा पूरी तरीके से कि 1956, ये तो याद ही होगा। इसके बाद आपका आता है मेगर का और एनसीईआरटी का। तो देखिए आप ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाइए। एनसीईआरटी जो है आपका ये 1972 में इन्होंने दिया था और मेगर का 1962 होगा। तो यहाँ से ए का हो गया 2, बी का 3। ऑप्शन में सर्च करते हैं, ए का 2, देखिए ए का 2 2 में है लेकिन बी का 3 एक ही में है, तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड इन द ऑप्शन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। The feedback device is used in management of teaching learning process. Arrange the steps of feedback device। तो आपको फीडबैक डिवाइस को जो है अरेंज करके यहाँ पे लगाना है, ठीक। तो ये तो आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। देखिए ये आपका पूरा एक आपका स्टेप होता है। ये जो चारों आपके हैं इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लीड करते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब यह है वो नहीं कि उसको रोकना, कंट्रोलिंग का मतलब है कि एक बार आपका अगर वो अच्छा हो गया तो आप उसको और बेटर करते हो, अगर नहीं हुआ तो आप उसको इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर उस चीज़ को रोकते हो और फिर उसमें सजेशंस को लेते हो और फिर काम करते हो। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, DABC, DABC आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 3। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2002 में ये आया था, तो ये आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा है। कॉपिंग वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, तो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को सिर्फ कॉपी करना थोड़े मॉडर्नाइजेशन होता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए ये भी आप कह सकते हो, लेकिन अभी आप पहले ऑप्शन के साथ जाओ और फिर देखो उसमें मोस्ट रेलिवेंट कौन सा है और फिर ऑप्शन के साथ आप देखो कि क्या आप हटाओगे और क्या चीज़ रखेंगे। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। मॉडर्नाइजेशन ऐसा तो है नहीं कि आज हो रहा है कल नहीं होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड है, ये बात भी ठीक है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है। यूज़ ऑफ फोक्स एंड स्पून, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसमें फोक्स और स्पून का ऐसा कुछ यूज़ होता है, बट और ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं कि भाई जो विदेश में रहते हैं मॉडर्नाइजेशन में आप हाथ से खाना मत खाओ, बिल्कुल कांटे चम्मच से खाओ, कहते हैं, बट ये इतना रेलिवेंट नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकता। तो मोस्ट रेलिवेंट जो है यहाँ पे वो यही 3 है आपके, कि एक तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, दूसरा कि उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, तीसरा ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन उसके अंदर होता रहता है। BCD इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, फिजिक एंड फिजिकल डेवलपमेंट इज़ अनदर फैक्टर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये बात भी सही है कि फिजिक और फिजिकल डेवलपमेंट व्यक्ति का ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है। कोई छोटा दिख रहा है, कोई बड़ा दिख रहा है, कोई कैसा दिख रहा है, तो वो भी डिफरेंस का एक कारण हो सकता है बच्चे का फिजिक भी। दीज डिफरेंसेस डू नॉट इफेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स।
हाउ यू कैन से दैट, हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जहाँ एग्जिस्ट करेगा और आपका फिजिक कैसा है, आपने पढ़ा होगा शेल्डन द्वारा दिया गया है, क्रशमर द्वारा दिया गया, हिप्पोक्रेट्स द्वारा दिया गया है, ये बॉडी फ्लूइड के आधार पे। तो बॉडी फ्लूइड कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट कर रही है ना, आपके मूड्स को इफ़ेक्ट कर रही है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसे डिफरेंसेस पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो सेकेंड आपका जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, हम इसके साथ जा सकते हैं। सीधा आंसर, ओके, ए सही है, आर सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हु एक्सेप्ट दैट द डेवलपमेंट ऑफ personality is the product of interaction of biological maturation and historical forces। तो ये है एरिक्सन, जो साइको सोशल इनकी थियरी है एरिक एरिक्सन की, जहाँ पे आपका जो सोसाइटी का फोर्स है, मतलब एक तरीके से आपका हिस्टोरिकल फोर्स और आपका जो बायोलॉजिकल है, जो मैच्योरेशन है, उन दोनों के असर से बच्चे का जो है वो विकास होता है। मतलब उसकी हेरिडिटी तो मायने रखेगी ही, लेकिन वो कैसा ट्रीट हुआ अपने अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में, वो उसके जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर बीइंग महाव्रती एंड अनुवर्ती इज़ प्रोपाउंडेड बाय द फिलॉसफी ऑफ। तो देखिए, जो आपका महावर्ती है और अनुवर्ती है, ये जैन जो है फिलॉसफी उससे आई हुई है। महावर्ती और अनुवर्ती ये कहाँ से आई है? तो ये जैन फिलॉसफी से आई हुई है। In formative tests, the difficulty of student learning are important, while in summative tests, the effectiveness of teaching is measured। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अगर आप फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हो ड्यूरिंग द क्लासरूम तो बच्चे का आप देखते हो कि बच्चा कैसा कर रहा है, बट जब आप समेटिव देखते हो तो आप उसकी पूरी इफेक्टिवनेस को मेज़र कर सकते हो कि टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया होगा, कितना अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, फॉर्मेटिव टेस्ट आर यूज टू मेज़र द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। फॉर्मेटिव टेस्ट देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, मेज़र द लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मतलब प्रायर में बच्चे का जो परफॉर्मेंस था आप उससे कंपेयर कर रहे हो, तो देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फॉर्मेटिव। अगर आप ऐसा करो तो आप डायग्नोस्टिक कर रहे हो ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि अच्छा पहले बच्चा ऐसा कर रहा था अब ऐसा कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट फॉर्मेटिव इन नेचर। तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, a motive is particular internal factor or condition that tends to intimate and sustain activity is given by, this is a definition that is given by B.F. Skinner। अगेन यहाँ पे हमको जो है ये आपको मैच इट करना है ऑन एजुकेशन, अनाशक्ति योग, दिवा स्वप्न एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड वार। देखिए दिवा शक्ति, दिवा स्वप्न अब तक तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि ये गिजुबाई बडेका का है, तो सी का 1 होगा। सी के 1 के साथ आप क्या करो, ऑप्शन में जाओ, सी का 1 2 में है। अब देखते हैं तो शिक्षा पर किसने लिखा है, तो ये अरबिंदो ने लिखा है। तो ए का 3, तो ए का 3 देख लो और सी का 1 देख लो, सी का 1 ए का 3 एक ही में है। थर्ड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सिग्नल लर्निंग और चेन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और एक और आपका दिया है, अभी मैं दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इस ऑप्शंस को देख लीजिए क्या क्या है कि गिव स्टूडेंट्स अ बर्ड आई व्यू और रेनफोर्स करने की बात कर रहा है फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग है जिसके सामने दिया है फोर्स स्टूडेंट फॉर जनरलाइजेशन। देखिए जब आप बात करते हो सिग्नल लर्निंग की ना, तो आप बच्चे को एक सिग्नल साइन प्रोवाइड करते हो, आप रेनफोर्स कर रहे हो कि बच्चा ने अगर सही रिस्पॉन्स दिया वेरी गुड, बेटा नेक्स्ट क्या होगा आप करते हो, दैट इज सिग्नल लर्निंग। चेन लर्निंग में क्या होगा, आप उसको क्या कर रहे हो, एक जानकारी दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग और इसके बाद आपका एक और है जो कि है प्रिंसिपल लर्निंग। तो प्रिंसिपल लर्निंग में आप क्या कर रहे हो, श्रृंखला स्थापित करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर आया था इनकी तरफ से वो ऑप्शन नंबर 3 है, इसको आप चेक कर लें। इसके बाद हायरार्किकल ऑर्डर में आपको नीड्स लगाना है। ये नीड्स किसके द्वारा दी गई हैं, तो ये दी गई हैं अब्राहम मैस्लो के द्वारा उनकी नीड हायरार्की थियरी में। तो इसमें जो सबसे बेसिक आता है, जो सबसे स्टार्टिंग में लोअर लेवल की नीड है, वो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, जो सबसे लोअर लेवल है। उसके बाद नीड ऑफ सेफ्टी है, तो आपका ऑप्शन क्या है, बी, ए, और सबसे लास्ट में आपका होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि है सी। सबसे लास्ट में सी होगा और पहले बी ए होगा, ऑप्शन में देख लीजिए आप। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन।
दर्शन का विद्यालय जो स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक संसार जो है वो भौतिक संसार से श्रेष्ठ है, तो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो ज़्यादा बेहतर है, तो ये आपके आदर्शवादी का मानना है। सोशल मोबिलिटी कैन बी, तो सोशल मोबिलिटी दोनों तरीके से हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजेंटली भी हो सकती है। देखिए, अगर हम आप में से बहुत सारे लोग सोशल मोबिलिटी शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है कि अपने सेक्शन से या अपने क्लास से ऊपर उठ करके क्या हो जाना, दूसरे क्लास में चले जाना, या अपने ही लेवल से हम जब ऊपर उठ जाते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, तो वर्टिकल का मतलब ऐसे वाला है जो कि ऊपर की तरफ आप जा रहे हो। दैट मीन्स मान लो कि आपके 3 मेजर क्लासेस हैं, एक हाई क्लास है, एक मिडिल है, एक लो है। अभी आप लो क्लास में बिलोंग कर रहे हो और आपने एजुकेशन के थ्रू या किसी भी मीन्स के थ्रू अगर आपकी वर्टिकल मोबिलिटी होती है तो आप क्या कर पाते हो, लो क्लास से या तो मिडिल या तो आप हाई क्लास में चले गए, ठीक है, रिच हो गए, ज़्यादा अमीर हो गए, दैट इज़ वर्टिकल मोबिलिटी। अगर हॉरिजेंटल मोबिलिटी होगी तो ये एक ही लेवल पे होगी, मतलब अभी आप जैसे हो उससे आप थोड़ा सा बड़े हो, मिडिल वाले में चले गए हो, लेकिन जब वर्टिकल होती है तो वहाँ पे पोजीशन में चेंज देखा जाता है कि उस सेक्टर के पोजीशंस में आपकी चेंजेस होते हैं, लेकिन वर्टिकल में वो चेंजेस आप ही के लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये मोबिलिटी जो है वो होती है। टू क्लेम एनी बेनिफिट फॉर अ डिसेबिलिटी अ पर्सन शुड सफ़र फ्रॉम एटलीस्ट 40% जो है उसके अंदर उस जो भी प्रॉब्लम है उसका होना चाहिए, कम से कम 40%। 1958 में जो है वो जो नेशनल वुमेन एजुकेशन कमीशन था उसको हेड किसने किया था, तो 1958 इसमें 3 कमेटी जो वुमेन एजुकेशन के लिए वर्क की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो तीनों कमेटी इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रीवियस में हमने MA एजुकेशन वाली क्लास करी थी उसमें भी था कि 3 जो है उनको अरेंज करने को भी दे देता है और वो भी पूछता है, तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी था, हंसा मेहता कमेटी थी या भक्त वत्सलम थी, ठीक। तो आपको ये याद होना चाहिए, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 में वुमेन के लिए बनाई गई थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज गिवन बाय गार्डिनर, ये तो आप लोगों को पता ही है, गार्डिनर। पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, इसको किसने लिखा है, तो पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन वाज रिटन बाय कृष्ण कुमार के द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक चीज़ और, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने UGC नेट का भी पेपर दिया है, तो उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है। एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपको इस एमिड एंट्रेंस में आप पढ़ रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको बहुत ध्यान से फोकस्ड होके पढ़ो, सो दैट जब आप वहाँ पर भी अपना नेट का प्रिपरेशन करो तो आप क्या करो, आपको ये चीज़ पहले से आती रहेगी एंड यू विल, तब आप मेरी बात को याद करोगे कि हाँ, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ये आपको एज इट इज़ UGC नेट के पेपर में भी देखने को मिलेगा। Who said that there are 2 dimensions of intelligence? 2 फैक्टर थियरी, सिंपल शब्दों में पूछा है कि 2 फैक्टर थियरी किसने दी है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। अच्छा, इनको आपको हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करना है, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रिसीविंग या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका इंग्लिश नहीं है, तो चलिए ऐसे ही हम लोग याद कर लेते हैं इसको कि इंजीनियरिंग साइंस और साइबरनेटिक्स में जो है वो प्रणाली पद्धति जो है उसका यूज़ किया जाता है। बट आप लोग ज़रूर इसको सर्च करके एक बार देख लीजिएगा कि प्रणाली पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं। विच अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टीचिंग इज़ रिलेटेड टू मेमोरी लेवल, तो मेमोरी लेवल के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो इनके लिए हर्बर्शियन अप्रोच का यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखिए हर्बर्शियन अप्रोच का। अगर आप ये आपका जो है बेसिक लेवल पे है, मेमोरी लेवल, जैसे आपने 3 लेवल पढ़ा होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो मेमोरी लेवल पे हर्बर्शियन का मॉडल आप पढ़ते हो, जब आप जाते हो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो वहाँ मॉरिसन का पढ़ते हो, और जब आप जाते हो रिफ्लेक्टिव लेवल पे तो वहाँ बिगी और हंट का पढ़ते हो। तो अगर आपको ये नहीं पता था तो ये भी आप नाम याद रखो। NCF मैंडेटेड टू बी डिज़ाइंड बाई, तो ये NCERT का द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, किसका, जो NCF है, जो उसका पूरा प्रोफार्मा, जो उसका पूरा प्रारूप है उसको। अच्छा,
फाइंड आउट प्राइमरी ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो प्राइमरी जो ट्रेट्स होगा ना किसी के पर्सनालिटी का, एडेप्टेबल होगा, सेल्फ आइडेंटिटी, इगोइस्टिक, सेल्फ एक्सटेंशन या इमेजिनेटिव। तो देखिए अगर आप ऐसे कह रहे हो तो सेल्फ आइडेंटिटी का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत देर से होता है। लाइकवाइज अगर हम देखें तो हम में से बहुत सारे लोगों की एज हो जाती है, बट आर वी सेल्फ आइडेंटिफाई आवर सेल्फ एज वॉट वी आर, हम नहीं कर पाते हैं। सेल्फ एक्सटेंशन भी वही है कि आप अपना ग्रोथ कब कर पाओगे, जब आपके अंदर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होगी, जब आपको पता होगा तब आप कर पाओगे। बाकी चीज़ तो ऐसे ही रहता है कि भाई एडेप्टेबल भी ठीक है, इगोइस्टिक भी, इमेजिनेटिव भी। तो ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों लोग क्या हैं, बेसिक हैं बिल्कुल। तो ए, C or E is the correct option. Education means establishment of coordination of inherent power and outer life. This was said by Herbert Spencer. School of Psychology, ये जो है आपके कौन कौन से हैं? ओके मॉडर्न साइकोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, जेस्टाल्टिज्म, एंशियंट साइकोलॉजी, इधर बिहेवियरिज्म। आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि आपके ऑप्शन के साथ है। ओके, बी, सी और ई है, बी, सी एंड ई। ये लोग, अच्छा, स्कूल्स यू हैव टू टेल व्हाट आर द मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, आई फेल्ट कि क्वेश्चन वॉज इनकम्प्लीट। तो देखिए अगर यहाँ पे बिहेवियरिज्म है तो बिहेवियरिज्म भी है सबसे पहले, स्ट्रक्चरलिज्म, फिर जेस्टाल्टिज्म तो बाद में आया था, फंक्शनलिज्म भी आपका स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर फंक्शनलिज्म देगा तो भी होगा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, जेस्टाल्टिज्म। NCERT यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, NCERT स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछा है तो ये इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। According to Sheldon, there are 3 types of personality, that is asthenic, athletic and picnic. शेल्डन ने ये 3 टाइप नहीं दिए हैं। शेल्डन का एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी है, गलत। एंड अकॉर्डिंग टू क्रशमर देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। नो, ये क्रशमर का भी इन्होंने गलत दिया है। क्रशमर ने जो है ये आपका ऊपर वाला ये सब दिया है क्रशमर ने, ठीक है। और ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट ये आपका कार्ल जंग का दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। Which philosopher has given the term negative education and accept that negative education is true education? Very good, रूसो। एक बार ऑप्शन में भी दिया है कि निगेटिव एजुकेशन का संबंध किससे है, तो रूसो से है। पॉजिटिव एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है रूसो से, इसको भी आप याद रखेंगे। बिसाइड इंडिया, इंडिया का नेशनल एंथम जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम वो कहाँ की नेशनल एंथम है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका है बांग्लादेश का। जब बांग्लादेश को अलग किया गया था तब उस टाइम इन्होंने इस गाने को लिखा था पोयम, पोइट्री के फॉर्म में, और ये बहुत फेमस था। और ये आज भी वहाँ का क्या है, नेशनल एंथम है, जिसका नाम क्या है, अमार सोनार बांग्ला, मतलब माई गोल्डन बांग्ला, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और उसका जो टाइटल है वो क्या है, अमार सोनार बांग्ला। मॉडिफिकेशन और चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। Okay, but when a pin pricks our finger, we withdraw it from the pin. This behavior does not fall under the learning category. It is called reflex action. तो ये भी ठीक है। Modification or change in behavior is called learning, but every time we cannot say ना, it is not justified totally कि that every change or every modification in your behavior is learning. It is not possible. But ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, लेकिन पूरी तरीके से आप हर सिचुएशन में इसको सही नहीं बता सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो, वो तो मान लीजिए रिफ्लेक्स आर्क दिया है, ये भी ठीक है। और ये भी आप कह सकते हो कि अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हो तो वो भी लर्निंग के अंतर्गत आता है, बट एवरी चेंज नहीं आता है। जैसे उसका एग्जाम्पल उन्होंने सेकेंड में दे दिया कि कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस के भी होते हैं। जैसे अगर आग लगी हुई है तो आप जानबूझ के अपना हाथ लगाने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ साइको सोशल थियरी? एरिक एरिक्सन। अभी एरिक्सन का पीछे आया था आपका, जो हिस्टोरिकली और मैचुरेशन दोनों को ऐड ऑन कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि इनकी थियरी का नाम साइको सोशल थियरी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन सेम आया है। स्कूल ऑफ फिलोसफी विच accept the fact that there should be different type of school for different type of children। तो ये कौन मानता है कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग तरीके का स्कूल होना चाहिए? तो ये मानने वाला कौन है? तो ये मानने वाले हैं रियलिज्म वाले, ठीक।
NEP 2020 जो है उसके चेयरपर्सन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और अब तक आप लोग को आ जाना चाहिए कि कस्तूरी रंजन जी हैं। अरेंज द 5 मेन एक्सपेक्ट अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट टीचिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। सबसे पहले से सबसे आखिरी पे लगाना है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले फोकस होता है, फिर सिंटेक्स, फिर आपका होगा सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन। ई सबसे आखिरी में रहेगा, डी सबसे पहले आएगा। आंसर मिल गया, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, द कॉन्सेप्ट कंडीशंस ऑफ लर्निंग वॉज ओरिजिनली गिवन बाई रॉबर्ट गैगने बट who had used the term learning structure। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गैगने का ही है, बट उसमें एक टर्म है लर्निंग स्ट्रक्चर। ये किसने पहली बार यूज़ करा? तो ये यूज़ करने वाले हैं डेविस। ठीक है। द नेचर ऑफ टीचिंग लर्निंग इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में ये ऑटोक्रेटिक नहीं होता, ये दोनों साइड से होता है। मोनोलॉग नहीं, लेज़र फेयर नहीं, डायलॉग टीचिंग बिल्कुल बिल्कुल, ये संवाद के रूप में चलता है, दोनों साइड से होता है, डायलॉग टीचिंग होता है। ठीक है, जब आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में टीचिंग लर्निंग कर रहे होते हो। यहाँ पे फिर से आपको एक दे दिया है लर्नर के टाइप और उनके कुछ आइटम्स। विजुअल लर्नर है तो ऑडिटरी लर्नर है, और लर्नर है उसको आप क्या दोगे? विजुअल से ही आप दिखाओगे, समझाओगे, जिसको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको चित्र से बताओगे। ठीक है। किनेस्थेटिक है तो किनेस्थेटिक में आप उसको ऑब्जेक्ट को फिगर आउट करके बताओगे। तो आप यहाँ से अपने आंसर को देख सकते हो। अगर आपको डी का 1 पता है तो यहाँ से है, और ए का 3, तो भी आपका आंसर यहाँ से ये आ जाएगा। इग्नू की बात की जा रही है, किस साल में इस्टेब्लिश हुआ है? तो इग्नू 1985 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सोशल चेंज एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है एंड इट इज़ अनदर थिंग वेदर इट इज़ रेट इज़ स्लो और रैपिड और रिवॉल्यूशनरी। ये बात भी ठीक है कि ये कॉन्टीन्यूअस है, इसकी रेट कभी कभी बहुत स्लो होती है, कभी कभी तेज़ भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है। देयर इज़ नो रोल ऑफ स्कूल इन सोशल चेंज। ये तो बिल्कुल गलत बात है, स्कूल का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो पहला ऑप्शन सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। ओके अच्छा, क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछा, तो यहाँ पे है आपका चूज़ द लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग आपको यहाँ से जो है क्या करना है? चूज़ करना है। लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इंटेलिजेंस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये थॉर्नडाइक के नियम है, आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक का नियम है, मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं दी है, एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहला है, इंटेलिजेंस भी नहीं है। आंसर यहीं से हमारा आ गया, बी, डी और ई इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑर्डर फर्स्ट टू लास्ट। तो सबसे पहले आपके पास इनकोडर होना चाहिए या सिग्नल होना चाहिए, मीडियम, डिकोडर। तो इसको आपको अरेंज कर, देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता तो सबसे पहले तो मैसेज भेजने वाला होना चाहिए ना, तो मैसेज भेजने वाले को हम कहते हैं इनकोडर, और सबसे आखिरी में उसको डिकोड किया जाएगा तो सबसे आखिरी में तो सी होगा। ठीक, अब बीच में आप देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सिग्नल लोग देखोगे, फिर मीडियम, तो DABC करेक्ट ऑप्शन है, DABC फर्स्ट इज करेक्ट। फेमस बुक द लॉज हो, द रिपब्लिक हो, ये सारी चीज़ें प्लेटो के द्वारा लिखी गई हैं, ये आप याद रखिए। एजुकेशन मीन्स एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चिल्ड्रन एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है। द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिलॉसफी है उसको इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, इसको जो है शितमोहन जो है सेन, उनके द्वारा लिखा गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज़ हाईली रिलायबल एंड वेरियस मेथड आर यूज्ड फॉर रिलायबिलिटी इंडेक्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ज़्यादा विश्वसनीय और इसमें अलग अलग मेथड्स के निकाल के हम रिलायबिलिटी इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है, अगर आप देखो तो हम भी ज़्यादा रिलाई किसके ऊपर करते हो? ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का जो स्कोप है वो कम हो जाता है। ऐसे टाइप टेस्ट आर लेस रिलायबल एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द रिलायबिलिटी इंडेक्स। ये भी बात ठीक है कि ऐसे टाइप टेस्ट, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होगा ना, जो मुझे अच्छा लगा ज़रूरी नहीं कि सामने वाले दूसरे टीचर्स को भी वो अच्छा लगे। मुझे कोई पॉइंट बच्चे की पसंद आई लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद आए। तो दोनों सही हैं, गलत कोई भी नहीं है। बट ऊपर आप रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो और टेस्ट के दोनों टाइप्स को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जबकि एजर्शन रीज़न में आपको रीज़न किसका देना है? जो आपने एजर्शन में बोला है। तो ये इसकी व्याख्या सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। NEP में 10+3 को हटा करके किस स्ट्रक्चर को लाने की बात की गई है? 5 3 3 4 की बात यहाँ पर की गई है।
फाइंड आउट द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के कौन कौन से टेक्निक्स होंगे, आर्टिफिशियल मोटिव्स, सक्सेस और फेलियर, नोबिलिटी, रिवॉर्ड पनिशमेंट या स्टीम। तो देखिए यहाँ पर आपका सक्सेस और फेलियर ये आपका होगा, नोबिलिटी आपका जो नवीनता, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये तीनों चीज़ें जो है आपके मोटिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। टेक्निक्स के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, देखो आप जैसे किसी चीज़ में सक्सेस हो रहे हो, फेलियर हो रहे हो, जैसे आपका मान लीजिए आपने दिया तो आपका एक बार में नहीं निकला, नाउ अब उस फेलियर को आपने जो है पॉजिटिव तरीके से टैकल करने का सोचा, वो भी आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि यार मुझे इस बार करना ही करना है। नवीनता भी होगा और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट इज़ नोन एज, थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट को किस नाम से जाना जाता है? थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट किसने दिया है? तो ये हल की थियरी भी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैथमेटिकल थियरी, तो हाँ ठीक है, मैथमेटिकल थियरी भी कहते हैं, ट्रेड थियरी नहीं कहते हैं। नीड रिडक्शन थियरी, तो ठीक है, नीड रिडक्शन थियरी है, ड्राइव रिडक्शन थियरी भी कहते हैं। साइन थियरी नहीं है, टॉलमैन की होगी। गोल ग्रेडियंट भी इसका नाम है। तो ए, सी और ई ये तीनों नाम आपके किसके हैं? ये तीनों नाम आपके रेनफोर्समेंट थियरी के हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंथेसिस टू एनालिसिस नहीं, एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये चीज़ भी आपकी ठीक है। तो ए सही है, सी सही है। तो ए, सी और ई करेक्ट ऑप्शन है। एम्पिरिकल टू रेशनल, ठीक है। लर्निंग स्टॉप अक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड इंटीग्रेटिंग नॉलेज, तो ऐसा थोड़े है कि लर्निंग आपको नया ज्ञान लेने से रोकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन वी यूज़ नॉलेज टू परफॉर्म मीनिंगफुल टेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा अधिगम तब होगा जब हम अपने ज्ञान का प्रयोग जो है किसी अर्थपूर्ण कार्य को करने के लिए करेंगे। तो पहला वाला जो है आपका वो तो गलत है क्योंकि लर्निंग रोकती नहीं है, दूसरा वाला सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यही वाला होगा कि कथन 1 जो है वो गलत है और कथन 2 जो है वो आपका सही है, ठीक है। नाउ यू हैव गिवन द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है, ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो ये दिया हुआ है। देखिए कभी भी अगर आपका आए एब्सोल्यूट ज़ीरो हमेशा कहाँ होगा? ट्रू ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो किस में होगा? तो ये आपके रेशियो में ही होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। रैंक की बात करेगा तो ये आपका ऑर्डिनल में आएगा, तो बी का फोर्थ, ठीक, बी का फोर्थ। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन का बात करेगा 2 या 2 से अधिक का, तो ये नॉमिनल में आ जाएगा। तो बी का 4 आप ऑप्शन के साथ देख सकते हो, बी का फोर्थ आपका इसमें दिया है और डी का 1, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाई एजुकेशन का मतलब है कि सभी के सभी पूरी चीज़ों का बच्चे का पूरा विकास हो। ये अभी डेफिनेशन जस्ट इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन में आई थी और जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफी को फिर बताया गया था। तो ये जो डेफिनेशन है ना, शिक्षा क्या है, किसके द्वारा दी गई है? विवेकानंद की डेफिनेशन हो गई, चाहे गांधी जी की डेफिनेशन हो गई, दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपकी महात्मा गांधी की है। यूडीएल जो है, यूडीएल क्या है आपका? यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज़ किया जाने वाला टर्म है। एड्रेसेस द लर्निंग नीड्स ऑफ डाइवर्स स्टूडेंट्स, तो यूडीएल, अच्छा आपको यूडीएल का फुल फॉर्म ही पूछा था और वो मैंने बता दिया। ओके, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग इसका है। अच्छा यहाँ पे आपको जो आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है वो दिया है और उसके कुछ प्रोपोनेंट्स का नाम दिया हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और एनालिसिस, साइको एनालिसिस। देखिए जब आप बिहेवियरिज्म की बात करते हो इसके फादर ही जे.बी. वॉटसन है, तो सी का 2 होगा, ऑप्शन में देख लेते हैं, सी का 2 मिल गया। अब फंक्शनलिज्म के कौन है? विलियम जेम्स, बी का 3, तो आपको यहाँ से मिल रहा है ये सी का 2, बी का 3, करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, ये आपको दिख जाएगा। मोटिवेशन इज़ वेरी क्रूशियल फैक्टर दैट इफेक्ट लर्निंग अमंग स्टूडेंट, ठीक बात है, हम सब मोटिवेशन चाहते हैं कि हमको मिलता रहे ताकि हम अपने गोल के प्रति जो है वो बने रहें। इट इज़ नेसेसरी दैट टीचर्स शुड मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स एट एवरी स्टेप, ठीक बात है, दोनों बात सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, टीचर को मोटिवेट करना ही चाहिए अपने बच्चों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, सेक्स इज़ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट वेयर एज जेंडर इज़ अ सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट।
फाइन इनफ, दोनों चीज़ें सही है। जो आपका सेक्स है वो आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जबकि जो जेंडर बनाया गया है वो समाज द्वारा बनाया गया है। सेक्स एंड जेंडर बोथ आर नेचुरल फेनोमेना। हाउ इट इज़ ए नेचुरल फेनोमेना? आप ये सोचिए, दोनों तो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। नेचुरल आपका क्या है? सेक्स इज़ नेचुरल, वाइल जो आपको दूसरा दिख रहा है जेंडर, दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड जो है वो करेक्ट नहीं है। अब आपको यहाँ पे दोनों को क्या करना है? मैच इट करना है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम दिया है। वेरी इजी, आपको देख के ही पता लग जाएगा। इस्लाम का डी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और बुद्धिज़्म में बुद्ध जी आ ही जाएंगे, जैन में जो है महावीर स्वामी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन होम्स फिल्ड विथ हार्श पनिशमेंट एंड फैमिली वायलेंस आर मोर लाइकली टू यूज़ अग्रेशन। ठीक बात है, अगर आपका पारिवारिक माहौल जैसा है, बच्चा जो देखेगा वो वैसी ही चीज़ों को सीखेगा, ग्रास्प करेगा। एग्रेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ असर्टिवनेस विच मीन्स अफर्मिंग अ लेजिटिमेट राइट। कह रहा है कि जो एग्रेशन है आपको उसको किससे? असर्टिवनेस से कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका असर्टिवनेस है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको आपका कोई राइट नहीं दिया जा रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और फिर भी आप वहाँ पे स्टैंड लेकर खड़े हो, दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इनको क्रोनोलॉजिकली आपको क्या करना है? लगाना है हिस्टोरिकल बेस पे, पहले कौन आया और बाद में कौन आया। प्लेटो है, लॉक हैं, डीवी हैं, रूसो हैं, एरिस्टोटल हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पुराने हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, सबसे पुराने प्लेटो हैं। ठीक है, तो ए सबसे पहले आएगा, और प्लेटो के ही जो शिष्य उनके बाद आते हैं वो एरिस्टोटल आते हैं, तो ई होगा। ठीक, उसके बाद इनके बाद कौन आता है? रूसो, डीवी और लॉक। तो इनके बाद कौन आएगा? रूसो, फिर लॉक और फिर डीवी, ए ई। तो हम इस ऑप्शन के साथ पहले ट्राई करते हैं। तो देखिए ए ई पहले में ही है और यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा अगर आपको याद है तो ए ई, उसके बाद आपका लॉक आए हैं, उसके बाद आपका जो है वो रूसो है, और सबसे लास्ट में डीवी, जॉन डीवी, और जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक हैं। तो ऐसे भी करके अगर आप रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टाइप कम ट्रेट अप्रोच किसके द्वारा दिया गया था? आइजेंक का है। टाइप कम ट्रेट अप्रोच। अच्छा, आइजेंक का एक और प्रश्न आता है कि अगर आपको देना एक्सट्रीम की बात किसने किया, या बाईपोलर लिख के आ जाए कि बाईपोलर की बात किसने किया है, तो भी आइजेंक इसका आंसर होगा, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एजुकेशन? वेरी गुड, कौन सा प्लेटफॉर्म है? नैक। नैक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको शिक्षा प्रोवाइड करे। नैक बेसिकली आपका क्या है? एक्रीडेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को। तो नैक तो नहीं होगा। एमएस, यूडीआईएससी, मूक और स्वयं। तो देखिए मूक और स्वयं को तो हम मान ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ए, बी और सी होगा। अब इसका फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम करता है, ये पता लगाने का काम आपका है। नैक हो गया, एमएस हो गया और यूडीआईएसई हो गया, ये तीनों लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अकर्स विथ। तो जो आपका ऑटिज़म है वो लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ जो है हो सकता है। ठीक है, साथ में होने वाली बात पूछी गई है। फ्लैंडर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस से है। हो सकता है कि आप अभी इस लेवल पे फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी नहीं पढ़े हो, इसको शॉर्ट में हम FIACS भी कहते हैं, फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगोरिकल सिस्टम। ये जो कैटेगरी डिवाइड होती है वो उसमें 10 टोटल आइटम होते हैं, जिसमें प्यूपिल टॉक और टीचर टॉक की बात की जाती है। टोटल 10 उस पर जो है ये मार्किंग की जाती है। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है इसमें कि टीचर टॉक और प्यूपिल टॉक इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा क्या है? ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है थिंकिंग की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप मोस्ट लेवल इन मैस्लो hierarchical structure of needs. One can attain self-actualization without satisfying physiological needs. How is it possible? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। देखिए जब हम मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लेवल टू लेवल, इस लेवल से इस लेवल पे जा रहे हो या इधर से इधर जा रहे हो, तो जब तक ये पहले वाला नहीं कंप्लीट होगा आप सेकंड वाले पे कभी जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, ये इनके जो पूरे इन्होंने बताया है अपना नीड हायरार्की, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये कभी होगा ही नहीं कि आपने पहला पार नहीं किया और आप डायरेक्ट 5वें पे पहुँच गए, ऐसा नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है और दूसरा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट गलत है, पूरी तरीके से गलत है। प्रोजेक्ट मेथड इज़ इंडोर्स्ड बाय, तो प्रोजेक्ट मेथड जो इंडोर्स किया जाता है, ये इंडोर्स किया जाता है प्रैग्मेटिज्म वालों के द्वारा, याद रखिएगा, प्रैग्मेटिज्म वालों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम्स जो है वो मेजरेबल होते हैं। वॉट एवर कैन नॉट बी मेजर मस्ट नॉट बी अ लर्निंग आउटकम, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपसे क्या बोला है कि लर्निंग आउटकम मेजरेबल है, तो ठीक बात है, वो मेजरेबल है, बट सेकंड में ये नहीं बताया है कि वो मेजरेबल क्यों है, रेदर उसके क्या बताया है कि जो आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो तो आप लर्निंग आउटकम नहीं कह सकते। जैसे कि आप अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हो, आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर रहे हो, तो जो चीज़ आप मेज़र नहीं करो तो आप कैसे बताओगे लर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या हुई है कि नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपका जो रीज़न है वो वैलिड इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको जाकिर हुसैन का संबंध इनमें से किसके साथ है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से संबंध रखते हैं, या BHU से रखते हैं, विद्यापीठ या उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध था। लेसन प्लानिंग का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, तो लेसन प्लानिंग आप लोगों ने की होगी, नहीं की होगी तो भी ऑब्जेक्टिव लिखना इंपॉर्टेंट है, क्या काम कराएंगे, होमवर्क देना भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बच्चे को रिवाइज करवाओ, लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट थोड़े आप लिखोगे ना कि आप स्कूल को कैसे मैनेज करोगे। सो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पे आपको फिर से साइको एनालिटिक थियरी दी हुई है जो कि फ्राइड की है, मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी होगी, फैक्टर थियरी आपकी जो है वो आल्पोर्ट की है, ट्रेट थियरी आपकी कैटल की है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आप यहाँ से देख सकते हैं। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी, which is not the example of projective technique of personality assessment। तो ड्रीम एनालिसिस भी हम करते हैं टू नो कि उसके हिडन में क्या है, स्टोरी टेलिंग भी करते हैं, फ्री एसोसिएशन भी है वर्ड्स का, पिक्चर्स का, ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट द पार्ट। फिर से आपको पियाजे के द्वारा दिया गया, देखिए तो क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने किया था SPCF के थ्रू, और यहाँ पर भी आपको जो है उसको लगाना ही है ऑर्डर में। तो B हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा BACD, BACD इज़ द करेक्ट। 1937 में जाकिर हुसैन समिति मुख्य तत्व क्या थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है क्या क्या था, मदर टंग में हो, ये तो गांधी जी हमेशा से बोले हैं, वर्क एजुकेशन जी बिल्कुल, कुटीर उद्योग जो लघु उद्योग है उसकी भी बात की गई थी, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात नहीं की गई थी, ये कोठारी के बाद से आया है, मतलब कोठारी के टाइम से, लर्निंग बाय डूइंग की भी बात की गई है, क्राफ्ट एजुकेशन की भी बात की गई है। ABDE इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ABDE। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वॉज लॉन्च्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आपका आफ्टर NP 1986 के बाद ही आया था और उसी के रिकमेंडेशन के कारण ही आया था ऑपरेशन आपका ब्लैकबोर्ड। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1995, सबसे पहला स्टेट था तमिलनाडु, ये भी आप साथ में याद रखिए। नेक्स्ट है enrollment of higher education in India is low as compared to other developed countries of the world. India is a developing countries। अच्छा, बाकी देशों में जो है जो हायर एजुकेशन का रेट है वो ज़्यादा है, भारत में कम है। कारण दिया है कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, दोनों चीज़ सही है, एक्सप्लेनेशन भी आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्री ऑपरेशनल। अब देखिए अगर आपको सिर्फ स्टेज पता हो किसका, पियाजे का, तो आपके 3 क्वेश्चन इसी पेपर में आपके सही हो जाएंगे। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। कहीं भी व्यवहार की बात आएगी कि व्यवहार में आप परिमार्जन कर रहे हैं, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे पीछे पीछे बिहेवियरिस्ट आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे देखिए अभी स्केल वाला क्वेश्चन आया था, फिर से वो सेम स्केल वाला आ गया। तो यहाँ पे देखिए रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल रैंकिंग ऑफ डेटा, नॉमिनल काउंटेड डेटा, इक्वल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यहाँ हो गया और रेशियो आपका ट्रू 0 आ गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ करेक्ट फॉर दिस। स्कूल एक मिनिएचर है सोसाइटी का, जॉन डीवी की ये आपका कोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेज इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल थियरी किसके द्वारा दी गई थी, अब तक आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, ये दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। 5 स्टेजेस थी इनकी, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। देख लीजिए कौन सी नहीं है, ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी नहीं दिया है, लेटेंसी की जगह इन्होंने सेंसरी मोटर दे दिया है।
प्याजे को घुसा दिया है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है आपसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद गांधी जी? ट्रुथ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द रिजोल्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज ब्रॉट अप बाय द ईयर। तो देखिए, जो ये आप फ्री वाला एजुकेशन की बात करते हैं, फ्री और कंपल्सरी, तो पहले जो था आपका फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, उसको गोखले बिल भी कहते हैं। गोखले बिल में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1911 में लाया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। नेक्स्ट है, इंक ब्लॉट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हरमन रोशा के द्वारा इंक ब्लॉट टेस्ट आपका क्या किया गया है? वो डेवलप किया गया है। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या है? साइंस है। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि टीचिंग जो है साइंटिफिक भी है और टीचिंग आर्टिस्टिक भी है। दैट मीन्स टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस, दोनों चीज़ें हैं। तो हर्बर्ट के अकॉर्डिंग ये एक साइंस है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फिर से देखिए, वही क्वेश्चन आ गया आपका, ओरल अनल फैलिक लेटेंसी जेनिटल। इसको आप ऑप्शन में लगा लीजिए। सबसे पहले DAECB करेक्ट हो जाएगा। The anatomy of our personality is built around the three unified and interrelating system: id, ego and superego. Again this is from the Freud theory, और बिल्कुल सही बात है। दोनों ऑप्शन सही हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्राइड के द्वारा है। OHP जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर है। इसको क्या देखने में काम आता है? स्टिल पिक्चर, मूविंग पिक्चर, ट्रांसपेरेंसी, वीडियो। देखिए, ट्रांसपेरेंसी भी दिखती है OHP से और ओपेक ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। बट एज इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन में ओपेक नहीं दिया है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट दिया है, सो वी गो विद दैट। एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस की स्टेज किससे संबंधित है? तो स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज भी इसको कहते हैं। जब आप एडोलेसेंट होते हैं तो देखते हैं, तो जब आप एडोलेसेंट के टाइम में एरिक्सन ने अपने 8 स्टेजेस दिए हुए हैं। उस 8 स्टेजेस में जो 5वीं स्टेज है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, जो कि जब बच्चा वयस्क होता है उस समय आता है कि उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाती है। और अगर वो ये नहीं समझ पाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस समय उसके दिमाग में आता है वो यही होता है, हु एम आई। और अगर ये नहीं होगा सही से तो रोल कन्फ्यूजन वहाँ से क्रिएट हो जाएगा। नेशनल लिटरेसी मिशन 1986 में आपका जो है वो स्टार्ट किया गया था, NLM शॉर्ट में कहते हैं। वैल्यूज़ और इथिक्स आएगा तो एक्जियोलॉजी हो जाएगा, B का 1। नेचर ऑफ नॉलेज C का 3 हो गया, B का 1 हो गया, आपको ऑप्शन यहीं से मिल गया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एज 6 to 14। तो जो शिक्षा की बात की गई है, जो सभी बच्चों को निःशुल्क दी जा रही है, वो आर्टिकल 21A में इसकी बात कही गई है। जस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये क्या नहीं करते हैं? तो ये कभी भी सेंसेशन को, किसी भी वस्तु से जो सेंसेशन होती है उसको और उसके मीनिंग को अलग नहीं करते हैं। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको बता दूं, जो आप याद रख सकते हैं कि ये क्या देखते हैं, एज अ होल। जब भी आपके सामने जस्टाल्ट का नाम आए हमेशा याद रखिए कि ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हम कंप्लीट देखते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब आप किसी को देखते हैं अपने सामने, एक ह्यूमन को, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी आंखें अलग देखेंगे, बाल पहले अलग देखेंगे, हाथ पहले, उंगलियां अलग देखेंगे, नहीं, आप उस पर्सन के होल फेस को देखते हो रेदर देन कि उसके बाई पार्ट्स को देखने के। तो ये एज अ होल की बात करते हैं, ठीक। तो इसी से ये है कि ये सेपरेट नहीं करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मीनिंग से, होल की बात करते हैं। यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, तो यूरिस्टिक मेथड को हम डिस्कवरी मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अन्वेषण विधि जिसमें हम खोज करते हैं। जस्टाल्ट प्रिंसिपल्स में कौन कौन सा है, आपको क्या करना है, अरेंज करना है। पैटर्न्स ऑफ सीइंग, फिगर ग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी या क्लोजर। देखिए क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और इसमें सबसे पहले फिगर ग्राउंड परसेप्शन होता है। फिगर ग्राउंड का मतलब कि बाहर से एक आपको जो फिगर दिख रहा है और उसका बैकग्राउंड, ठीक है, उस तरीके से। और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकता के आधार पे, फिर आप सिमिलैरिटी के आधार पे देखते हो, फिर क्लोजर के आधार पे देखते हो। तो ये बिल्कुल उसी में लिखा ही हुआ है, ABCD ही होना चाहिए, ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, वी आर बोर्न विथ मोरल अंडरस्टैंडिंग, और रीज़न दे रहा है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू डिस्टिंक्टिव स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट।
देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है। एज़ पर कोहलबर्ग थ्योरी उन्होंने 3 मेजर जो है आपके स्टेजेस दिए हैं, जिसमें आपका प्री कन्वेंशन लेवल है। स्टेजेस तो 6 हैं, लेवल 3 दिया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बट जो सेकेंड है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम मोरल अंडरस्टैंडिंग के साथ बॉन्ड थोड़े होते हैं। ये तो हम सोसाइटी में देख करके बता पाते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। अमार सोनार बांग्ला नेशनल एंथम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस पेपर में ही ये चीज़ किया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किस दूसरे देश का जो है वो नेशनल एंथम रिटन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स, रूसो। एमिले पूछे तो भी रूसो होगा, एक नेचुरलिस्ट हैं रूसो जो आपके हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है रूसो के बारे में। निगेटिव एजुकेशन का संबंध भी रूसो से है। इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी टू थिंक वेल, टू जज वेल एंड टू बी सेल्फ क्रिटिकल। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। तो ये देने वाले हैं बिने। शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा और जन आंदोलन, शिक्षा में बदलाव का सवाल और पंगु मस्तिष्क। देखिए शिक्षा में बदलाव जो है वो कौन करेगा, अनिल सदगोपाल जी की ये बुक है। शिक्षा और जन आंदोलन ये साधना सक्सेना जी का है। शिक्षा और ज्ञान ये जो है आपका ये कृष्ण कुमार का है, और पंगु मस्तिष्क जो है ये आपका सुशांत गुड़ तिलक का है। ठीक, यहाँ से आप इसको ज़रूर देख लें, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। राइटर्स और उनके बुक्स ज़रूर आते हैं। सोशल मोबिलिटी इज़ अ क्रूशियल फोर्स फॉर सोशल चेंज। बिल्कुल सही बात है, अगर समाज में मोबिलिटी नहीं होगी तो सोशल चेंज की स्थिति हमारी उतनी क्रूशियल नहीं होगी। फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन सोशल मोबिलिटी इज़ द ओनली रिक्वायर्ड थिंग। तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सोशल मोबिलिटी होगी तभी नेशनल का डेवलपमेंट होगा, नेशन आपका बढ़ेगा आगे, तो ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है। स्कूल ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को हम जर्मन स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जेस्टाल्ट जो वर्ड आया है ना ये एक जर्मन वर्ड से ही आया है, जिसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक ओवरऑल उसके बारे में। मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बेसिक 3 लॉ, अभी ये क्वेश्चन फिर से आया था, इसी वीडियो में हम लोगों ने किया। 3 इनके इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये 3 लॉज देख लीजिए कौन सा है, और एक जो नहीं होगा उसको आपको हटा देना है। लॉ ऑफ इंसाइट, लॉ ऑफ इंसाइट जैसा कुछ भी नहीं है। पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड पाउलो फ्रेरे। हिंद स्वराज ये गांधी जी का है। डेमोक्रेसी एजुकेशन डीवी का है। एंड क्लास कोड एंड कंट्रोल ये बर्नस्टीन का है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन। The first psychological laboratory at Leipzig was established by Wilhelm Wundt in year आप लोग बताएंगे। 1879 में बता दे रही हूँ क्योंकि मैं कमेंट करने को बोलती हूँ बट आप लोगों में से कोई भी नहीं करता है, बट ठीक है फिर भी आप कोशिश किया करिए, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ उसको ज़रूर देखा करिए, ठीक है। और अब मैं इसलिए मैक्सिमम बता रही हूँ बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू टेक इनिशिएटिव एंड टू राइट, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर लिखा करिए, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। विल्हेल्म वुंट ने दिया था साविद्या या विमुक्तय, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है, तो इसको फिल करना था आपको, बस वेरी इजी। तो ये श्लोक है आपका साविद्या या विमुक्तय, ठीक है। विद्या वो है जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। The learner personally monitor his or her learning, assimilate the required change। सीधी सी बात ये है कि बच्चा अपने लर्निंग को खुद मॉनिटर कर रहा है और जो भी उसको चेंजेस लग रहे हैं कि नहीं ऐसा करने से और अच्छा हो जाएगा, वो उसको न्यू चेंजेस को अडॉप्ट भी कर रहा है। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग चल रहा है। एज लर्निंग का मतलब वो सीखते सीखते प्रक्रिया के दौरान ही उसको क्या कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है और अपनी लर्निंग को मॉडिफाई भी कर रहा है। साइको एनालिटिक थियोरी ऑफ पर्सनालिटी, सिगमंड फ्राइड, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया मैंने। ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, जहां भी नॉलेज आए एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा बताना है कौन सी स्टेटमेंट 2 नहीं है। लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो देखिए ये तो ठीक बात है। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी ठीक है। लर्निंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो सही है, इसने गलत किया है, तो लर्निंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अगर वो नेचुरल होती सो यू डोंट नीड ट्रेनिंग। लर्निंग आप ट्रेनिंग के थ्रू कर पाते हो, लर्निंग आप प्रैक्टिस के थ्रू कर पाते हो, लर्निंग आप एक्सपीरियंस के थ्रू कर पाते हो, राइट। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नास्तिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो सम्यक योग जो है आपका या सांख्य योग जो है ये आपका क्या है, ये आपका नास्तिक स्कूल में आएगा। एक मिनट नास्तिक पूछा है, आई थिंक आस्तिक है। तो नास्तिक स्कूल का मतलब कि जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो बुद्धिज़्म भी होगा आपका, जैनिज़्म भी होगा, ठीक, ये दोनों लोग होंगे, बुद्ध और जैन, ए और डी। What higher order knowledge can make the difference between how well and quickly one student learn material? That is the metacognition. Metacognition जो टर्म है ये आजकल बहुत यूज़ हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अपने ज्ञान के बारे में, अपने संज्ञान के बारे में ज्ञान होना। आप क्या कर रहे हो, कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उसके बारे में आपको पता है, आप ये स्टेप ले रहे हो, आपको पता है। दैट इज़ मेटाकॉग्निशन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होना। इनको ओरिजिन के बेस पे आपको अरेंज करना है। कॉमन स्कूल सिस्टम दैट वाज आल्सो गिवन बाय कोठारी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभी आपने पढ़ा 1986 या 7 था। बेसिक एजुकेशन ये गांधी जी की है, 1937 के टाइप में है। लर्निंग विदाउट बर्डन 93 की रिपोर्ट है यशपाल जी की। ABC एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट ये अभी रिसेंट की है। तो ई तो सबसे आखिरी में होगा और सबसे पहले बेसिक एजुकेशन होगा। सी और ई में देख लीजिए, देखिए आपको सी दिया है और ई लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे भी आपका ऑप्शन निकल जाएगा। और बाकी मैंने ईयर भी बता दिया है। अच्छा, गांधी जी अपोज्ड अनटचेबिलिटी एज अ सिन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, गांधी जी रोट एनिलिएशन ऑफ कास्ट, नहीं, एनिलिएशन ऑफ कास्ट वॉज रिटन बाय भीमराव अंबेडकर। तो आपका पहला सही है, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है। Every intellectual activity involved a general factor which is shared with all intellectual activities and a specific factor which share with none. The above theory was propounded by. Basically इसमें दो फैक्टर की बात की जा रही है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल जो सबके पास है और स्पेसिफिक जो कुछ लोगों के पास है। तो ये थियरी फिर से एस और जी फैक्टर के बीच में आ गई और ये देने वाले कौन है, चार्ल्स स्पीयरमैन, टू फैक्टर थियरी। नेचुरलिज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो बात करता है ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप एंड इट्स इंटरेक्शन। ह्यूमन बीइंग कैन बी नर्चर ओनली इन नेचर। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखो तो आपस में सही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर सकता है, उसके जो रिलेशनशिप हैं और जो नेचर के साथ उसके इंटरेक्शन की बात करता है। बट पहले मैं आपको नेचुरलिज्म की बात करा और दूसरे में ह्यूमन बीइंग को बीच में लेके आ गया। तो ये दोनों तो सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन जो रीज़न दिया गया है वो नॉट रिलेटेड टू नेचुरलिज्म है। ओके, दोनों ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कल्चरल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है, तो ये दिया है पियरे बोर्डियू ने। बोर्डियू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप एमिड में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप इसमें एनरोल्ड हो जाओगे तो आप इनकी थियरी को पढ़ोगे, कल्चरल कैपिटल। ठीक है, पियरे बोर्डियू की थियरी जो कल्चरल कैपिटल है, तो ये कल्चरल कैपिटल टर्म इनका ही है। ट्रायल एंड एरर थियरी किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक के द्वारा। वही थॉर्नडाइक जिसकी अभी आप क्वेश्चन में प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे, जिसमें आप लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट को पढ़े। तो ये उन्हीं की थियरी है जिनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड प्रोमिनेंटली इन साइंस टीचिंग। तो देखिए साइंस टीचिंग में ना आपका यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब तो मैक्सिमम ही यूज़ होता है। तो DE तो होगा ही होगा, तो यही आपका आंसर है। इनिशियली 7 तरह का दिया गया और बाद में कुछ और इस लिस्ट में जोड़ दिया गया मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसके द्वारा दिया गया है, तो इट इज़ नन अदर देन हार्वर्ड गार्डनर। Delors Commission appointed by UNESCO recommend to base education on 4 pillars: learning to know, learning to do, learning to be, और 4th pillar क्या है, learning to live happy, learning to die happily, learning to live together and learning to survive। तो learning to live together Delors रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट आप जाके ऑफिशियली भी देख सकते हो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही 4 पिलर्स की बात की जाती है। ये चारों पिलर भी आपको दे सकता है कि इसको पहचानिए, इसमें से कौन सा नहीं है वो भी दे सकता है। तो चारों पिलर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग टू नो जानने के लिए, करने के लिए, होने के लिए और साथ रहने के लिए। NEP 2020 as policy document is committed to transform the quality of education in India in time with constitutional provision. Quality of education is always determined by the policy vision। दोनों सही है, explanation भी सही कर रहे हैं।
विश्व भारती ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जो श्री निकेतन है अब उसका नाम बदल गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो डी का फोर्थ तो आप सभी लोगों को पता है, हमारा प्यारा BHU। और विश्व भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए का 3 और डी का 4। लेट्स सी द ऑप्शन। ओके, ए का 3, डी का 4, बी का है आपका 1, बी का है आपका 1, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सैयद अहमद खान। जामिया मिलिया, देखिए अभी जाकिर हुसैन का हमने रिसेंटली प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, तो जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेट है जाकिर हुसैन जी का, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है NCT का फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। वेल इनफ। अरेंज द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एज पर द अकरेंस, जैसे जैसे वो चीज़ होती है। तो बेसिकली ये है कि बच्चे के बचपन से लेकर के लास्ट तक की चीज़ों को बताया है, या बीच तक की, और आपको उसको मतलब अरेंज करना है। तो स्कूलिंग जाने से पहले बच्चे को भोजन खिलाना पड़ता है ना, सबसे इनिशियली तो आप फीडिंग ही कराओगे, उसके बाद उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दोगे, फिर उसकी स्कूलिंग होगी, राइट, फिर वो पीयर रिलेशनशिप में आएगा, फिर आप मेंटरिंग करोगे। तो देखो ई तो सबसे पहले होगा, और ई पहले होगा तो आंसर आपको यहीं से मिल गया, 4th करेक्ट हो जाएगा। साइन डज नॉट हैव वॉइस, ठीक है। साइन लैंग्वेज हैविंग इट्स ओन ग्रामर एंड वोकेबलरी। नाउ लुक, बोथ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर। तो हम सही इसमें से किसको माने? तो देखिए ऐसा नहीं है कि साइन लैंग्वेज के पास अपनी वॉइस नहीं होती, दिस इज सच अ नेगेटिव स्टेटमेंट और गलत भी है। साइन लैंग्वेज के पास अपनी खुद की ग्रामर होती है, अपनी खुद की वोकैब होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। एलिसिटेड बिहेवियर, अच्छा ऑपरेंट बिहेवियर क्या है? ऑपरेंट बिहेवियर जो है वो एक अननोन स्टिमुलाई के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला, एमिट किया जाने वाला बिहेवियर है। तो आपको याद रखना है, जो ऑपरेंट बिहेवियर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पूरी की पूरी थियरी है BF स्किनर की, तो उसमें जो है जो स्टिमुलाई है उससे एमिट किया जाता है, अगर आप ऑपरेंट बिहेवियर की बात करते हो तो। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 की अध्यक्षता किसने की? सच ए इजी क्वेश्चन। हमारे जो जिनके उस डेट ऑफ बर्थ पे हम टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, या इसको राधाकृष्णन कमीशन भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली अगर आप देख रहे हो तो हमने काफ़ी स्पीड में आज अपने क्वेश्चंस किए हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ से हमारे 150 क्वेश्चन ये हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 75 का भी मैं आपको करा दूंगी, बट अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कॉमेंट में करके बता दें, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो इनको इनके फॉर्मेशन के ऑर्डर में लगाना है। इसमें मैंने ईयर भी लिख दिया है, UGC 1956 में है। केप की बात करेंगे तो 1920 और 1923 में फिर ऑटोनॉमस बनता है। NCTE 95 एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका बनता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में है। NCERT 1961 में है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख लो, सबसे पहले आपका केप आएगा, केप के बाद आपका आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगी, उसके बाद UGC आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है DBAEC, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसको आप ज़रूर देख लें ईयर के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये मैराथन क्लास आप सभी बच्चे जो कि CUET PG एमएड का या MA एजुकेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।